नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जैविक खेती से रिगार्डिंग वीडियो डालते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूंगा वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करें। तो जैसा कि किसान भाइयों, आप लोगों को पता ही होगा कि खेत में कम लागत और अच्छी फसल पैदावार के लिए जैविक खेती जरूरी होती है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं कि जैविक खेती की, तो फसल की लागत भी कम आती है और इससे अच्छा उत्पादन भी तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके साथ साथ ही अगर रासायनिक खादों का प्रयोग करते हो तो उसके अंतर्गत जैविक खाद की तुलना में काफ़ी महंगा पड़ता है और यह सॉइल हेल्थ के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। आज अपन बात करेंगे कि कुछ आसान विधियों की कि आप घर पर भी कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हो और या बड़े लेवल पे भी वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं, गाय के गोबर को पोषण का सर्वश्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधे के लिए आवश्यक सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में रहते हैं। इसके साथ ही इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे, फसल, बड़ी फसलें आदि अवशोषण कर लेती है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं कि गोबर के अंतर्गत जो उपस्थित सूक्ष्म जीव वगैरह होते हैं, तो वो मृदा के अंतर्गत उपस्थित जैव भार के विघटन का भी कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कंपोस्ट बनाने की विधियों की, तो आजकल आप लोगों ने काफ़ी नाम सुने होंगे, जैसे कि नाडेव, वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा मैंने और भी कंपोस्ट वगैरह आपको बताई थी। तो उसी कड़ी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, आज अपन बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं अधिक है। इस विधि में खाद का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में हो जाता है। इसके साथ साथ ही इस विधि से खाद की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट विधि में प्राप्त खाद का भंडारण भी काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। इन सभी कारणों के कारण यह किसान स्वतः ही इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट काफ़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। अगर अपन बात करें कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियों की, तो इसे अलग अलग विधियों के द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत पेड विधि, इसके अलावा बेड विधि और आप अन्य चीज़ों से भी तैयार कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत मैं तीनों विधियों की बात करूंगा और आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप वर्मी कंपोस्ट घर पे ही तैयार कर सकते हो। बात करूँ मैं पेड़ विधि की, तो पेड़ विधि के अंतर्गत आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अपन क्या करते हैं कि एक पेड़ के चारों ओर गोलाई के अंतर्गत गोबर डालते रहते हैं और उसके अंतर्गत धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा गोबर डालते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी नमी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जब वह गोल चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो पहली प्रक्रिया शुरू करते समय गोबर के ढेर में थोड़े से अपने को केचुए डालने होते हैं और गोबर को जूट या टाट के बोरे से ढक दिया जाता है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नमी बनाए रखते हैं, जिससे कि केचुए क्या करते हैं कि अपना उपयुक्त क्लाइमेट तैयार करके और उसके अंतर्गत ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे गोबर की खाद को खाते खाते आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे की ओर वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इस तरीके से तैयार वर्मी कंपोस्ट बोरे में भर ली जाती है और इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट विधि की मैं बात करूं, बेड विधि। यह विधि काफ़ी प्रचलन में है क्योंकि बेड तैयार करके हर किसान इससे काफ़ी व्यापार भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो बेड विधि के अंतर्गत जैसे कि अपन क्या करते हैं कि छायादार जगह का चयन करते हैं और उसके ऊपर 2 से 3 फीट चौड़ा और अपनी आवश्यकता अनुसार लंबा बेड तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इन बेडों का निर्माण गाय व भैंस के गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार आदि अवशेषों से किया जाता है। इस ढेरी की ऊंचाई लगभग 1 फीट तक रखी जाती है। बेड के ऊपर पुआल और घास डालकर ढक दिया जाता है। एक बेड का निर्माण हो जाने पर उसके बगल में 2 से 3 या 4-5 या आपकी आवश्यकता के अनुसार पास में बेड और बनाई जा सकती है। शुरुआत में पहले बेड में केचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड में उपस्थित गोबर को जैव भार की खाद में परिवर्तित कर देता है। एक बेड का खाद बन जाने पर स्वतः ही केचुए दूसरी बेड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग कर लिया जाता है या छान लिया जाता है और पुनः इस पर गोबर डालकर ढेरी तैयार कर दी जाती है। तो यह आपकी इस विधि से भी आसानी से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है।
मैं नेक्स्ट विधि की बात करूँ या सरलतम विधि की मैं बात करूँ तो टाटियाँ बनाकर भी आप क्या कर सकते हो, खाद तैयार कर सकते हो। इसके लिए या तो आप प्लास्टिक की बोरी वगैरह या तिरपाल वगैरह का यूज़ कर सकते हो। तो प्लास्टिक की बोरियों को खोलकर कई बोरियों को मिलाकर सिल दिया जाता है। फिर बांस या लठ के सहारे चारों ओर से सहारा देकर गोलाई में रखकर उसमें गोबर डाल दिया जाता है। गोबर में केंचुए डाल दिए जाते हैं और ऊपर से उन्हें ढक दिया जाता है। अब मैं बात करूँ कंपोस्ट की, तो इसके द्वारा भी कंपोस्ट काफ़ी आसानी से तैयार हो जाता है और इसमें लागत भी न के बराबर आती है। तो इस तरीके से आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। लेकिन मुख्य चीज़ें इसके अंतर्गत होती है कुछ ध्यान में रखने वाली बातें। इसके अंतर्गत आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हो तो आपने बेड तैयार किए तो उसके अंतर्गत केंचुए छोड़ने से पहले गोबर को अच्छी तरीके से चेक कर ले कि वह आंशिक विच्छेदन हो गया हो या पार्शियल डिकम्पोजिशन हो गया हो, जिससे कि 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो यह होना अति आवश्यक है। अगर अच्छे से सड़े गले हुए नहीं होंगे तो केंचुए उसके अंतर्गत वृद्धि नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आंशिक विच्छेदन की पहचान करने के बाद में आप ढेरी के अंतर्गत हाथ लगाकर देख सकते हो कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या गर्मी महसूस होती है तो ऐसी स्थिति में केंचुआ नहीं डाले और कचरे या फिर जो आपका गोबर है उसकी पलटाई अवश्य करे, जिससे कि उसका टेम्परेचर के अंतर्गत कमी आ सके। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ कि जो वर्मी बेड वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें जो कचरे में कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसमें लगभग 30 से 40% तक नमी बनाए रखनी चाहिए। उससे क्या होगा कि केंचुए अच्छी मात्रा के अंतर्गत ग्रोथ करते हैं और कचरे में अधिक नमी होना भी नुकसानदायक होता है और अगर 30% से कम नमी होती है तो उसके अंतर्गत भी केंचुए अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके अलावा मुख्य चीज़ आती है वो आती है तापमान की। तो अगर मैं बात करूँ केंचुए के लिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अत्यधिक आवश्यक रहता है और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए ये सबसे उपयुक्त टेम्परेचर होता है। वर्मी कंपोस्ट अगर बेडों को ज़्यादा धूप में ना होने दे या ज़्यादा धूप वाली जगह ना बनाएं। अगर अधिक धूप रहेगी तो उससे क्या होगा कि जो आपका कूड़ा कचरा वगैरह है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो केंचुआ होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा या फिर नीचे तलाई में चला जाएगा। तो इससे भी आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूं कि अगर आप बेड के अंतर्गत अगर ताज़ा गोबर का उपयोग करते हैं तो वो आपको नहीं करना। ताज़े गोबर के अंतर्गत नमी बहुत अधिक होती है और उसके अंतर्गत बहुत अधिक हीट पाई जाती है, तो इसलिए आपको ताज़ा गोबर का यूज़ नहीं करना। 4 या 5 दिन तक ठंडा होने दें, उसके बाद में थोड़ी नमी कम होने के बाद में ही उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ केंचुए की खाद तैयार करने के लिए जो आपको कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो भी एक सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए, यानी कि 20% तो गोबर की खाद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप घास फूस वगैरह का भी उपयोग कर सकते हो, जैसे कि कांग्रेस घास वगैरह है तो उसको क्या कर सकते हो, फूल आने से पूर्व गाय के गोबर में मिलाकर उसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में आप आंशिक विच्छेदन के बाद में इसे प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर पीएच की बात करूँ तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए। कचरे का पीएच आपका 7 के आसपास होना चाहिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वह उदासीनी अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि उदासीनी अवस्था में केंचुए अच्छे से अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय स्थिति के अंतर्गत केंचुए की वृद्धि नहीं हो पाती और इसका पीएच मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत उसमें राख मिला लेते हैं, तो उससे भी पीएच क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि केंचुए की खाद बनाने के दौरान किसी भी तरह के कीटनाशक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी खाद तैयार हो गई है या उसको पलट रहे हो खाद को, तो यह एकत्रित करते समय या फिर पलटाई करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केंचुओं का नुकसान होने का डर रहता है। तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।